नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी नेता इन दिनों संजय राउत को ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा पहले से था। मैं बहुत समय से कह रहा था सबका नंबर आएगा, तो अभी और लोगों का नंबर आने वाला है। ये संजय राउत तक मामला रुकने वाला नहीं है और अभी जिस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी कई लोगों का नाम है। कई लोगों पर और ईडी की गाज गिर सकती है। ये मामला क्या है बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ। ये जो पात्रा चौल का मामला है, 672 लोग वहाँ रहते थे उस चौल में, 47 एकड़ ज़मीन थी। इसको 2008 में एक पॉलिसी बनी महाराष्ट्र सरकार की कि इसका रीडेवलपमेंट किया जाए। टेंडर निकाला गया, जिस कंपनी को मिला वो HDIL जो कंपनी है उसकी सब्सिडी थी, गुरु आशीष प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, उसको मिला। उनसे कहा यह गया था, शर्त ये थी टेंडर की कि 672 फ्लैट जो वहाँ के रहवासी थे, रहने वाले थे, रेजिडेंट थे, उनके लिए बनाए जाएंगे। 3000 फ्लैट वो बनाकर माडा को देंगे और उसके अलावा जो ज़मीन बचेगी वो उसको बेच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो 672 फ्लैट बनने थे वो बनाना बंद कर दिया। और जो इस तरह का रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक शर्त ये भी होती है कि जो लोग वहाँ रह रहे थे उनको चूँकि वहाँ से हटाया जाता है रीडेवलपमेंट के लिए, तो उनको किराया दिया जाता है, दूसरी जगह किराए पर रहेंगे, उसका किराया बिल्डर देता है। वो भी बंद कर दिया, फ्लैट नहीं दिया। माडा को जो फ्लैट मिलने वाले थे वो फ्लैट नहीं दिए और ज़मीन बेचना शुरू कर दिया। 9 बिल्डर्स को 1000 करोड़ रुपए में ये ज़मीन बेच दी। फिर इस लूट के माल का फिर बंटवारा हुआ। उसमें संजय राउत की पत्नी के नाम पैसा आया, उनके करीबी के नाम प्रवीण राउत, जो जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था फरवरी में, अभी बेल पर हैं, उनके और उनकी पत्नी के नाम पर पैसा आया और प्रॉपर्टी खरीदी गई। अलीबाग में कहते हैं 9 प्लॉट खरीदे गए। दादर में एक फ्लैट खरीदा गया संजय राउत की पत्नी के नाम से, जिसे ईडी ने अब सीज़ कर लिया है। 2018 में माडा ने इसके खिलाफ FIR लॉन्च कराई। और जो लोग कहते हैं कि संजय राउत को बुलाया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे गुट में आ जाएं, संजय राउत जो है बढ़ चढ़कर जो है दावा कर रहे थे कि मुझ पे दबाव है कि आ जाऊं मैं एकनाथ शिंदे गुट में तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी, ईडी के शिकंजे से मुक्त हो जाऊंगा, ये सब सरासर झूठ है। ये FIR माडा ने फाइल कराई है 2018 में, जब शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना जब राज्य में और केंद्र दोनों जगह सरकार में शामिल थी। तो ये इसलिए नहीं हुआ कि शिवसेना में बंटवारा हो रहा है, फूट पड़ गई है और शिंदे गुट के साथ संजय राउत को लाया जाना था। ये सब नितांत कोरी कल्पना है संजय राउत की, अपना महत्व दिखाने के लिए। जिस तरह से कल गिरफ्तारी के समय वो पटका लहरा रहे थे, हिंदुत्व तो कब का छोड़ चुके हैं हुजूर आप। शिवसेना की आज ये दुर्दशा ही इसलिए हुई कि उसने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। तो लेकिन बात आज हिंदुत्व की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ शिवसेना की, महाराष्ट्र की राजनीति की। अब आप देखिए कि कैसे समय बदलने के साथ लोगों के दिल और लोगों की नज़र भी बदलती है। अभी सिर्फ 1 महीने पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार थी, जिसमें शिवसेना, NCP और कांग्रेस शामिल थी। तो उस सरकार के बारे में कहा ये क्या जाता था, ये सबको पता था। जो वास्तविकता भी थी कि वो सरकार रिमोट कंट्रोल से शरद पवार चला रहे हैं। संजय राउत उनके सबसे करीबी माने जाते थे। शिवसेना में जो कुछ करवाना होता था शरद पवार को, वो संजय राउत के माध्यम से करवाते थे। और संजय राउत की गिरफ्तारी पर शरद पवार का कोई बयान नहीं आया। और अजीत पवार ने जो बयान दिया है वो तो और चौंकाने वाला है। अजीत पवार पर हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए, आगे उनकी चाल क्या होती है। उनको धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि वो अब शरद पवार से अपने को डिस्टेंस करने की, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि भाई ईडी का काम है जांच करना, वो उसका अधिकार है, ईडी तो जांच करेगी। तो अब इस तरह का बयान सहयोगी से, अभी उद्धव ठाकरे ने MVA छोड़ा नहीं है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो छोड़ा नहीं है उन्होंने, अब भी शामिल है।
अब भी बातचीत हो रही है कि अगला विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि अलग बात है कि तब तक उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना बचेगी कि नहीं, जितना धड़ा बचा है वो भी उनके साथ रह पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति, बल्कि कहें महाराष्ट्र का पूरा जो तंत्र है प्रशासन का, उसमें राजनीतिक नेतृत्व भी शामिल है और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें पुलिस की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। वो पूरी तरह से सड़ चुका है। सभी राज्यों में समस्या है, पूरे देश में समस्या है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। आप बताइए कि कौन सा और प्रदेश है जिसमें हाल ही में कमिश्नर रहे, दो कमिश्नर इस समय जेल में हैं। परमबीर सिंह पहले गए, उसके बाद संजय पांडे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो नेक्सस था पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट का, वो कितना गहरा, कितना खतरनाक और कितना बीमार उसने पूरी व्यवस्था को बना दिया था। तो 2 पुलिस कमिश्नर, एक्स पुलिस कमिश्नर ईडी के चंगुल में हैं और जेल में हैं। इसके अलावा 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में हैं। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एसडीआईएल के जो 2 डायरेक्टर वधावन इस मामले में आरोपी हैं, इस मामले में जिनकी भूमिका संदिग्ध है, वही पीएमसी बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं। ये मामला इतना छोटा नहीं है। हालांकि 1000 करोड़ का घोटाला कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा है जितना दिखाई दे रहा है। और संजय राउत का ये जो बड़बोलापन है, जिस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो जो है शहीद होने जा रहे हों या आज़ादी के आंदोलन के जो है दीवाने हों, उस तरह से जेल जा रहे हों। जब आज़ादी के आंदोलन के दौरान लोग जाते थे बड़े गर्व के साथ। संजय राउत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। लेकिन बड़ा सवाल आप देखिए, पूरे देश में क्या हो रहा है। सारे विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी ईडी का और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रही है। अब इस आरोप में कितना दम है ये तो अदालत में साबित होगा। अगर अदालत में केस नहीं ठहरता तो इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन वो तो बाद की बात है। आप पूरे विपक्ष को देखिए कि भ्रष्टाचार के बचाव में किस तरह से सड़क पर उतर रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए सिर्फ बुलाया तो उस पर कांग्रेस पार्टी सड़क पर आ गई। किसी सिद्धांत को बचाने के लिए नहीं, देश के किसी और मुद्दे पर जो है आंदोलन के लिए या देश के भले के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपियों के समर्थन में। वही स्थिति जो है महाराष्ट्र में है। हालांकि संजय राउत के समर्थन में 100 लोग भी मुश्किल से नहीं जुटे। उद्धव ठाकरे उनके घर मिलने गए उनके परिवार के लोगों से, तो उद्धव ठाकरे किसके साथ खड़े हैं? संजय राउत जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जिनके बारे में अभी तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे बड़ा स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ईडी को उन्हें सज़ा दिलाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ये नहीं कह रहे हैं कि अगर संजय राउत दोषी हैं तो सज़ा मिलेगी। वो राजनीतिक रूप से इस बात को कह सकते हैं कि आरोप झूठा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सब तो बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से वो बचाव कर रहे हैं संजय राउत का, दरअसल वो भ्रष्टाचार का बचाव कर रहे हैं। दरअसल वो पहले से भ्रष्टाचार का बचाव कर, उन्होंने, हालांकि उनकी पार्टी के नेता नहीं थे अनिल देशमुख और नवाब मलिक, उनका भी बचाव किया। तीसरा उदाहरण, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री जेल में है। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया। दूसरे मंत्री के जेल जाने की नौबत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल किसके साथ खड़े हैं? भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो अपनी ओर से फैसला सुना रहे हैं कि ये निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, इनको बेवजह फंसाया जा रहा है। अब ये सब मामला एक बार जब अदालत में गया तो ये अदालत पर छोड़ देना चाहिए, अदालत तय करेगी। लेकिन एक फ़र्क देखिए, जो ज़मीन की पल्स को समझता है नेता, चाहे भ्रष्टाचार के साथ हो, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अलग होता है। और मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की। मैं ममता बनर्जी की राजनीति का प्रशंसक नहीं हूँ,
लेकिन आप देखिए पार्थ चटर्जी के मामले में वो चाहती तो पार्थ चटर्जी के साथ खड़ी हो सकती थी, और उनको मालूम है कि पार्थ चटर्जी अगर फंसे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलने जा रहा है, इतना पैसा उनके घर, उनके दोस्त के घर से मिला है, ये सब दस्तावेज मिले हैं, प्रॉपर्टी के, सोना मिला है, तो इसकी आँच देर सबेर उन तक आने वाली है। इससे उनका बचना बहुत बहुत कठिन है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर वो आज पार्थ चटर्जी के साथ खड़ी होंगी तो इसका मैसेज क्या जाएगा, पब्लिक परसेप्शन, जनता की धारणा क्या बनेगी, जनता के मन में छवि नेता की क्या बनेगी, जो है अगर शंका है कि भ्रष्टाचार करते हैं तो वो पुख्ता हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल हों और चाहे उद्धव ठाकरे हों, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ खड़े हैं। तो इनसे कौन उम्मीद कर सकता है कि ये भ्रष्टाचार के विरोध में कोई काम करेंगे या भ्रष्टाचार के विरोध में अभियान चलाएंगे। तो जो कुछ दिल्ली में हो रहा है, जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, ये भारतीय राजनीति की कहानी है। ख़ासतौर से विपक्ष की जो राजनीति है उसकी कहानी बयां करता है कि पूरा विपक्ष इस समय किस चीज़ में लगा है, भ्रष्टाचार की रक्षा में। और ये सिलसिला शुरू हुआ है 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनने के बाद से। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, 2G घोटाला, CWG घोटाला, कोयला घोटाला, घोटालों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। जो भी खरीद फरोख्त हुई सब में आपको कुछ न कुछ घोटाला मिलेगा। और उसके विरोध में जो आंदोलन चलाने के लिए आए भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ, वो खुद आज भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरे हैं। तो सत्तारूढ़ दल पर ये आरोप लगाना कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन सवाल तो ये है कि आपको भी तो जवाबदेह होना चाहिए कि आपके लोग जिनका आप बचाव कर रहे हैं वो पाक साफ कैसे हैं। पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिस नेता को ये समझ में नहीं आता है वो उसकी भारी कीमत चुकाता है। नहीं तो आप राजीव गांधी और उनके परिवार के लोगों से पूछ लीजिए। बोफोर्स के मुद्दे पर अगर राजीव गांधी ने उस समय दूरी बना ली होती क्वात्रोकी से, तो शायद उनका वो हश्र ना होता। अगर संसद में खड़े होकर वो बोल देते कि मैंने कोई दलाली नहीं ली है, मेरे परिवार ने नहीं ली है, और अगर किसी ने ली है तो हम उसकी जांच करा रहे हैं, उसको सज़ा दिलाएंगे, पैसा वसूलेंगे, उनका स्टेचर अलग होता, उनकी स्थिति अलग होती। वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोलते रहे, बचाव करते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दलाली नहीं ली थी, लेकिन दलाली ली गई थी बोफोर्स की खरीद में, और दलाली लेने वाले गांधी परिवार के करीबी लोग थे। ये सब कुछ साबित हो चुका है। लेकिन सज़ा किसको मिली? असली सज़ा मिली राजीव गांधी को। पब्लिक ने मान लिया, पब्लिक ने किसी अदालत के फैसले का इंतज़ार नहीं किया। ये पब्लिक है, सब जानती है। उसको समझ में आ गया कि घोटाला है। आपके बोलने के अंदाज से, आपके बचाव से, आपके कहने के अंदाज से वो समझ जाती है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। नेता का झूठ और सच पकड़ने में महारत हासिल है इस देश के मतदाता को, तुरंत पकड़ लेता है। उसको किसी लाई डिटेक्टर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ नेता का चेहरा और उसकी आवाज़ सुनकर, जो है चेहरा देखकर आवाज़ सुनकर जान जाता है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और 99.9% मामलों में उसका जो आकलन होता है वो सही होता है। तो जिनको पब्लिक परसेप्शन की चिंता नहीं, पब्लिक लाइफ में वो रहने के लायक नहीं है। ये जो मामले भ्रष्टाचार के सामने आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, बदले की राजनीति चल रही है। ये इसलिए है कि एजेंसियां अब बेखौफ होकर काम कर रही हैं राजनीतिक दबाव के बिना। और आने वाले दिनों में अदालत से जो फैसले होंगे उनमें आपको दिखाई देगा इसका क्या असर हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई बहुत आसान नहीं है, और बहुत जल्दी इसका कोई फैसला नहीं होने वाला है। इन मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ।
इनमें फैसला बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ईडी के केस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है। इनमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है जब तक कि ऊपर से दबाव ना हो मामले को दबाने का, टालने का, जो 2004 से 2014 के बीच में खूब किया गया। उससे पहले भी होता रहा, लेकिन वो ऐसा दौर था, सबसे काला अध्याय अगर भारतीय राजनीति का कहा जाए 2004 से 2014 का था। उस कालिमा को मिटाने में समय लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत तेज़ी से हो चुकी है और ये प्रयास जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।